हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गेट 2024 लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो गेट 2024 में जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चंस आया था वो मैं एक एक करके आज सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आप लोग एंड तक जुड़े रहिए और कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, नाउ कंटिन्यू करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ई बोला गया है R4 टू R4 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। और क्या दिया है ना, कर्नल कर्नल ऑफ क्या दिया है, टी माइनस आई फोर गिवेन है। टी माइनस आई फोर क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या, टी माइनस आई फोर का कर्नल दिया है और वो भी बोला गया है 1 एंड 2 आर ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ टी। टी का जो आइगन वैल्यूज मिलेगा वो कौन कौन है, एक तो 1 है और एक दूसरा कौन है, 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आइगन वैल्यू 1 है, आइगन वैल्यू 1 है 1, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 होगा। क्लियर ना, नल स्पेस का डायमेंशन दिया गया है 1। इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस सिस्टम लोगे तो उसका जो सॉल्यूशन स्पेस होगा उनका डायमेंशन 1 होगा। इसका मतलब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, राइट। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। ठीक है, और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगा, इसका मतलब ये जो आइगन वैल्यू, फॉर आइगन वैल्यू 1 वी गेट एग्जैक्टली 1 जॉर्डन ब्लॉक। कोई डाउट तो नहीं है ना, आइगन वैल्यू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। हमारे पास बस जॉर्डन ब्लॉक कितना मिलेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। सिमिलरली क्या दिया है, रेंज दिया है किसका, टी माइनस टू आई फोर का दिया है। टी माइनस टू आई फोर का रेंज क्या दिया है, 2। हम लोग टी कहाँ से कहाँ तक है, R4 टू R4 है ना। तो तो हम लोग रैंक नालिटी थ्योरी यूज करके नालिटी ऑफ टी माइनस टू आई फोर कितना बोल सकते हैं, 4 माइनस टू इक्वल टू 2 बोल सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है, आइगन वैल्यू 2 के लिए, आइगन वैल्यू 2 के लिए ये जो 2 आइगन वैल्यू है इसके लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है, 2 है। सिमिलर लॉजिक यहाँ पे जो आइगन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 वी गेट एग्जैक्टली 1 जॉर्डन ब्लॉक। यहाँ पे 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास अभी क्लियर हो गया, टी का 2 ही आइगन वैल्यूज है, एक आइगन वैल्यू 1 है, दूसरा आइगन वैल्यू 2 है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा एक, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा 2। तो हमारे पास 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। और जो मैट्रिक्स बनेगा टी, टी का जो टी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन फॉर्म बनेगा, जॉर्डन फॉर्म वो होगा 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, अभी पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया। अभी ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उससे हमारे पास कौन सा इंफॉर्मेशन मिला है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। इसके लिए तो मिल रहा है, तो ऑप्शन ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 2 के लिए देखते हैं। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग तो एक जॉर्डन ब्लॉक है, बट 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो एक ही जॉर्डन ब्लॉक है, बट क्लियरली 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 जॉर्डन ब्लॉक मिलना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है। समझ में आ रहा है। जॉर्डन ब्लॉक कैसे दिखते हैं, सपोज 3x3 जॉर्डन ब्लॉक लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो जॉर्डन ब्लॉक कैसा दिखेगा, डायगोनल में लैम्डा लैम्डा लैम्डा, नीचे जितना जो कुछ है वो 0 0 हो जाएगा। डायगोनल के ऊपर वाला जो जो होता है उसको क्या बोलता है, सुपर डायगोनल बोलते हैं। तो वो हो जाएगा आपका क्या ना, 1 1 हो जाएगा और बाकी टर्म 0 हो जाएगा। ये हो गया 3x3 एक जॉर्डन ब्लॉक कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। समझ में आ रहा है, जिनको जॉर्डन ब्लॉक के बारे में ही पता नहीं उनके लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो एक जॉर्डन ब्लॉक दिख रहा है, बट 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक, ये थोड़ी ना पॉसिबल है। ये तो हमारे पास 2 चाहिए ना, 2 जॉर्डन ब्लॉक चाहिए, बट यहाँ पे एक ही है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो बी ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन रॉन्ग है। डी ऑप्शन को चेक करते हैं। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एक जॉर्डन ब्लॉक है, ये एक जॉर्डन ब्लॉक है। तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। मेरा जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं कि जैसे 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज दिया गया है, 2 है, इसका मतलब है 2 ऑर्डर का 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वो तो मिनिमल पॉलिनोमियल से आते हैं ना, बट यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बोला गया ही नहीं है। तो आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ये बस क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। मैं तो बस समझाने के लिए मतलब आपको डाउट क्लियर हो जाए इसलिए बहुत टाइम लिया हूँ, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, जिनको आता है कॉन्सेप्ट की जॉर्डन ब्लॉक कहाँ से क्या फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, आई थिंक ये आंसर समझ में आ गया होगा और इसका आंसर होगा ए एंड बी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो क्वेश्चन है ये 51 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर वाइज जो क्वेश्चन पेपर वेबसाइट में अपलोड कर दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये 51 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, टी एन एस R4 to R4 दिया है, टू नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ना तो जीरो एकदम जीरो मैट्रिक्स होगा ना तो आइडेंटिटी होगा। ठीक है, दोनों ही नो कर दिया गया है। और क्या दिया गया है, टी स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका मतलब क्या है, टी आइडेंपोटेंट है, राइट, टी आइडेंपोटेंट है। नाउ बोल रहा है टी इज नेसेसरली इन्वर्टेबल। देखो टी इज नेसेसरली इन्वर्टेबल, अच्छा मैं तो राइट दे दिया हूँ क्योंकि राइट नहीं दे दूंगा अभी, क्योंकि बाद में कौन सा ऑप्शन सही होगा गलत होगा वही तो मेरे को बोलना है, तो उस टाइम में देखता हूँ। तो टी इज नेसेसरली इन्वर्टेबल ये सही है कि नहीं है देखते हैं। देखो आपको ना ऐसे जब टी स्क्वायर इक्वल टू टी दिया गया है इसका मतलब आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होगा ना आपका दिमाग में पहले ही पता चल जाएगा, मतलब दिमाग में आ जाएगा बहुत सारे एग्जाम्पल है कि इन्वर्टेबल होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होगा तो जैसे टी स्क्वायर इक्वल टू टी, इनका रूट क्या क्या आएगा, 0 1 आएगा ना, तो 0 1 दो पॉसिबिलिटी है, थोड़ी ना है 1 को ही आइगन वैल्यू है, 0 आइगन वैल्यू होगा तो उसका रैंक थोड़ी ना मतलब उसका जो जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा फुल रैंक वाला मैट्रिक्स थोड़ी ना होगा, ये तो हो गया ना, ये सब कुछ मैं ज्यादा बोल दिया हूँ, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं बात खत्म हो जाएगा। टी को मैं लेता हूँ कुछ भी, जैसे 0 0 0 1, ये क्या है, टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर टी होगा ना, टी स्क्वायर टी होगा ना, बट टी का ये टी थोड़ी ना इन्वर्टेबल है, डिटर्मिनेंट ऑफ टी इक्वल टू 0 है, तो ये इन्वर्टेबल नहीं है। तो टी टी स्क्वायर इक्वल टू टी होल्ड हो रहा है, टी नॉन जीरो भी है, टी नॉन आइडेंटिटी भी है, एंड उसको इन्वर्टेबल नहीं है शो कर दिया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। ओके, समझ में आया। अच्छा, एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ओके, अच्छा सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, टी एंड एस आर सिमिलर इफ ए स्क्वायर इक्वल टू एस। अच्छा, ए स्क्वायर इक्वल टू एस दिया गया है, रैंक ऑफ एस इक्वल टू रैंक ऑफ टी ये भी दिया गया है। नाउ क्या करते हैं, देखता हूं क्या करना चाहिए और कैसे क्या कुछ बन जाएगा। देखो तो अच्छा, टी स्क्वायर इक्वल टू टी का मतलब क्या है, टी स्क्वायर इक्वल टू टी का मतलब क्या है ना, रैंक ऑफ टी इक्वल टू ट्रेस ऑफ टी, ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ए स्क्वायर इक्वल टू एस का मतलब क्या है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होता है तो रैंक और ट्रेस इक्वल हो जाता है, राइट, और रैंक ऑफ टी रैंक ऑफ एस इक्वल दिया गया है, इन दोनों को यूज करके क्या बोल सकते हो, इन दोनों को यूज करके बोल सकते हो ट्रेस ऑफ टी इक्वल टू ट्रेस ऑफ एस, ट्रेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गया, रैंक के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गया, तो मतलब यहाँ से हमारे पास क्या पता चल रहा है कि ये जो दोनों होगा, ये जो दोनों होगा उनका करस्पॉन्डिंग मतलब सिमिलर कैसा हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट एक P मिलेगा सच दैट P इनवर्स T P इक्वल टू D, और देयर एग्जिस्ट एक Q मिलेगा सच दैट Q इनवर्स एस Q इक्वल टू D। समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है ना, तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो देन पी एंड सॉरी देन टी एंड एस को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, कैसे, हाउ, तो यहां से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कैसे लिख सकते हैं कि ना पी इनवर्स टी पी इक्वल टू क्यू इनवर्स एस क्यू, राइट, इसको मैं पी एंड क्यू दोनों ही तो इन्वर्टेबल है ना, तो क्यू पी इनवर्स टी पी क्यू इनवर्स इक्वल टू एस ऐसे लिख सकते हैं इसको मैं, और कौन सा तरीके से लिख सकता हूँ, पी क्यू इनवर्स उसका इनवर्स टी पी क्यू इनवर्स इक्वल टू एस, तो ये इन्वर्टेबल एक मैट्रिक्स मिला सच दैट दिस इनवर्स टी दिस इक्वल टू एस, इसका मतलब टी एंड एस आर सिमिलर। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। नाउ देखते हैं सी ऑप्शन के लिए चेक करते हैं। देखो बोला गया है टी एंड एस आर सिमिलर इफ एस हैज ओनली 0 and 1 आइगन वैल्यूज, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल लिया था ये एक्चुअली 2x2 ले लिया हूँ, बट ये स्ट्रिक्टली दिया गया है R4 to R4, तो आप टी को ऐसे चूज कर लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, हमारे पास जो डायगोनल, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करोगे तो डायगोनल एलिमेंट का ही बस स्क्वायर हो जाएगा, वो भी तो टी स्क्वायर इक्वल टू टी होल्ड होगा, फिर भी ये नॉट इन्वर्टेबल है। बस आप लोग बोल सकते हो कि क्यों 2x2 ले लिया, वो तो R4 to R4 में थे, वो तो 4x4 मैट्रिक्स होगा, राइट, तो मेरा अभी माइंड में आया तो ये बोल दिया, तो एग्जाम में छोटा मोटा आप ऐसे 2x2 मैट्रिक्स ले लिए हो तो आपका आंसर तो सही हो जाएगा, बट ऐसे मैं तो क्या बोलते हैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा तो जो लोग देखेंगे वो तो जांच करेंगे कि क्या बोल रहा है, तो वो मैटर करता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं टी एंड एस आर सिमिलर मैट्रिक्स, एस हैज ओनली 0 and 1 आइगन वैल्यूज इफ, तो देखो हमारे पास मैं एस को ऐसे चूज किया हूं कि 0 0 0 0
ऑल जीरो लिया हूं, इसका मतलब एस का एक आइगन वैल्यू 1 है, बाकी ऑल आइगन वैल्यू 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एस हैज ओनली 0 एंड 1 आइगन वैल्यू लिया है। टी को मैं ये वाला मैट्रिक्स ही चूज कर रहा हूँ, जो पहले वो फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए जो टी लिया था उसको लिया हूँ। बट एस एंड टी आर नॉट सिमिलर। व्हाई? देखो सिमिलर मैट्रिक्स होगा तो उनका रैंक, ट्रेस, सब कुछ इक्वल होता है ना। ट्रेस ऑफ एस कितना है? 1 है। अच्छा, ट्रेस ऑफ टी कितना है? अच्छा, इसको टी आर लिखते हैं, अदरवाइज टी है। तो ट्रेस ऑफ टी कितना है? 2 है। दोनों का ट्रेस तो एटलीस्ट इक्वल हो जाए, मतलब ट्रेस इक्वल हो जाए तो सिमिलर नहीं बोल सकते, बट ट्रेस इक्वल नहीं है तो बोल सकते हैं ना दे आर नॉट सिमिलर, राइट। तो यहाँ से दिखा दिया हूँ। रैंक से भी आप बोल सकते हो, इसका रैंक कितना है? 1 है। टी का रैंक कितना है? रैंक ऑफ टी कितना है? 2 है। तो रैंक भी इक्वल नहीं हो रहा है, रैंक इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। रैंक इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? दे आर सिमिलर, तो रैंक इक्वल होना चाहिए, बट रैंक इक्वल है तो दे आर नॉट नेसेसरीली सिमिलर। समझ में आ रहा है? तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। नाउ बोल रहा है टी इज नेसेसरीली डायगोनलाइजेबल। नाउ देखते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल में ऐसे लिख सकता हूँ, टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो सॉरी सॉरी नो, मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे बोल सकते हैं? ये हम लोग ऐसे एक पी ए एक्स पॉलिनोमियल को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए, सच दैट पी ए टी इक्वल टू 0 ये होल्ड हो रहा है, राइट, टी मैट्रिक्स के लिए। नाउ ये तो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी जो है वो ऑलवेज डिवाइड करेगा क्या? जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को डिवाइड करेगा ना। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज डिवाइड करते हैं एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को। तो दैट इंप्लाई करेगा क्या? मिनिमल पॉलिनोमियल का पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो एक्स हो सकते हैं, एक एक्स माइनस 1 हो सकते हैं, और एक एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 हो सकते हैं ना। देखो मिनिमल पॉलिनोमियल दिस एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मिनिमल पॉलिनोमियल आइदर एक्स होगा, और ये एक्स माइनस 1 होगा, और एक्स इंटू एक्स माइनस होगा 1 होगा। तो देखो यहाँ पे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। मिनिमल पॉलिनोमियल जितना पॉसिबिलिटीज है ऑल आर लीनियर फैक्टर, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल पे पॉलिनोमियल जो है उनका कोई रिपीटेड रूट थोड़ी है, नहीं है ना, क्लियरली दिख रहा है। फर्स्ट के लिए 0 ही ओनली रूट है, सेकंड के लिए 1 रूट है, थर्ड के लिए 0 एंड 1 है, बट रिपीटेड रूट नहीं है। तो लीनियर फैक्टर होता है तो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है, राइट, होता है ना। तो टी इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल। फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा ऑब्वियसली। ये एम एस क्यू, मतलब 2 ऑप्शन सही हो गया, तो ये एम एस क्यू में था, और सो इट इज ए टू मार्क्स क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर आ गया। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको फिर से एक बार क्या बोलता है उसको, फिर से रिपीट करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। बट समझने की कोशिश करो, ये टोटली कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मैं इधर बहुत सारा लाइन लिखा हूँ, लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे फर्स्ट वन, टी नेसेसरीली इन्वर्टेबल शो करना है, बट हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, पहले ही दिमाग में आएगा कि 0 एक आइगन वैल्यू होता है, 1 एक आइगन वैल्यू होता है उनके लिए। तो हम इन्वर्टेबल कैसे बोलेंगे? तो हमारे पास उसको होल्ड करने वाला बहुत सारा इनफाइनली मेनी पॉसिबिलिटी मिल जाएगा। इनफाइनली नहीं, मतलब फाइनाइट मैट्रिक्स ऑर्डर का तो फाइनाइटली मिलेगा, मतलब बहुत सारे मिलेगा ना, मोर देन 2 3 5 मिलेगा, ठीक है। तो वो हो गया। सेकेंड ऑप्शन को कैसे सही प्रूव किया वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन को कैसे दिखते ही डिस्कार्ड कर दिया वो भी पता होना चाहिए। और डी ऑप्शन को प्रूव कैसे किया। देखो आपको कोई भी प्रूव करना है तो आपको लॉजिकली स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, डिस्कार्ड करना है तो एक काउंटर एग्जाम्पल ही काफी है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। ए बी ए 2x2 नॉन डायगोनलाइजेबल रियल मैट्रिक्स है विद रियल आइगन वैल्यू लैम्डा दिया है, भी एक आइगन वेक्टर बोला गया है, ठीक है ना। भी एक ही आइगन वेक्टर है। नाउ कैसे प्रोसीड करेंगे? देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा एक्चुअली जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा एक्चुअली, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी प्रॉपर जो ओडी वाला कॉन्सेप्ट होता है वहां से भी सॉल्व हो जाएगा एक्चुअली, बट फिर भी मैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर ये कंसीडर कर रहा हूँ, एंड जॉर्डन ब्लॉक से ये क्वेश्चन इजी होता है। देखो जॉर्डन ब्लॉक क्या होगा, देखो ए 2x2 मैट्रिक्स है और उसके करस्पॉन्डिंग बोला गया है लैम्डा भी आइगन वैल्यू है, और ए नॉन डायगोनलाइजेबल। ए नॉन डायगोनलाइजेबल मींस इसका जो जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा उसका एक ही ब्लॉक मिलेगा, राइट, एक ही जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का एक कॉन्सेप्ट है, देयर एग्जिस्ट पी इन्वर्टेबल डिटर्मिनेंट ऑफ पी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल टू जे, ठीक है ना। ये होता है, और वो पी क्या है? पी है एक आइगन वेक्टर तो भी है, दूसरा एक आइगन वेक्टर यू मान लेते हैं, वो लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग में सपोज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक यू वाला वेक्टर दिख रहा है तो इसीलिए यू लिया हूँ, डब्ल्यू भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ना, ए पी इक्वल टू पीजे लिख सकते हैं कि ना। ये लिख दिया ए पी इक्वल टू पीजे। इसको हम प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा ना, ए भी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, भी डब्ल्यू, और जॉर्डन ब्लॉक कैसे लिखते हैं, 0 लैम्डा, ठीक है। यहां से मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये क्या है 1x2 ऑर्डर का है और ये 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है।
तो ये 1 क्रॉस 2 ऑर्डर का बन जाएगा। तो ए भी ए डब्ल्यू इक्वल टू क्या बनेगा ना, हमारे पास बनेगा लैम्डा भी, और ये क्या होगा ना भी, ये मतलब क्या भी डब्ल्यू, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम है, समझ लेना ठीक है। भी प्लस लैम्डा डब्ल्यू, ठीक है। नाउ कंपेयर करोगे तो क्या है लैम्डा भी, ये तो बिल्कुल सही है, लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर बोला गया है भी है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये अच्छा, इसको देखो मैं इधर डब्ल्यू मान लिया हूँ, तो डब्ल्यू को जैसे क्वेश्चन का ऑप्शन में यू दिया है ना, उसको मैं डब्ल्यू इक्वल टू यू मान लेता हूँ, सेम ही है, मतलब एक आर्बिटरी आईएन वेक्टर है, मतलब आर्बिटरी थोड़ी ना है, उसके अंदर थोड़ा बहुत रिलेशन है, पर नोटेशन वाइज बस डब्ल्यू लिखा हूँ उसको यू कर देते हैं, ठीक है। तो ए यू इक्वल टू क्या मिलेगा, ए यू इक्वल टू वी प्लस लैम्डा यू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा ए माइनस लैम्डा आई यू इक्वल टू वी। देखो ये एक मैट्रिक्स है, इसके साथ लैम्डा स्केलर को थोड़ी ना ले सकते हो, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिया हूं, ठीक है। ये वाला रिलेशन आ गया है। हमारे पास दो आइगन वेक्टर है, एक तो भी है एक यू है, ठीक है। सॉरी, वो जॉर्डन जॉर्डन फॉर्म के लिए, ठीक है ना। तो नाउ जो रिलेशन आ गया है, अभी जनरल सॉल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी वन ई पावर लैम्डा टी इंटू वी, और एक क्या लिख सकते हैं सी टू टी ई पावर लैम्डा टी, कैसे लिखते हैं टी वी प्लस यू, ऐसे ये फॉर्म होता है ना, ये फॉर्म तो पता होना चाहिए, ये फॉर्म नहीं पता है तो आपको बेसिक से पढ़ना है कि आपके पास ऐसे दो आई वेक्टर मिल गया और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से, देन जनरल फॉर्म कैसे होता है, एक तो है लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग भी ले लो, और एक टी वी प्लस यू, ऐसे ही फॉर्म डिफाइन करते हैं। यहाँ पे u के लिए एक पर्टिकुलर रिलेशन है, क्या है a माइनस लैम्डा आई यू इक्वल टू वी, क्लियर है ना। ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से सीधा सीधा आया, लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर लोगे v एंड u, एक्चुअली वो जॉर्डन फॉर्म के लिए वेक्टर, इसको आइगन वेक्टर नहीं बोल सकते, जॉर्डन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देन जनरल फॉर्म का जो होता है उसका फॉर्म ही होता है एक आर्बिटरी कांस्टेंट इनटू ई पावर आइगन वैल्यू इनटू टी इनटू दैट वेक्टर v प्लस और एक आर्बिटरी कांस्टेंट इनटू क्या बोलता है इनटू, यहाँ पे टी लिख दिया हूँ गलती से, इनटू ई पावर दैट आइगन वैल्यू इनटू टी इनटू टी वी प्लस यू, वी एंड यू आर दैट वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये फॉर्म होता है, सीधा सीधा एकदम रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन का ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है, और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, देखो टी इधर बाहर है। ये जनरल फॉर्म ऐसे फॉर्म करते हैं, फ्रॉम दिस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 13 नंबर का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था एक्चुअली। तो इसको कैसे करते हैं फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखो W1 दिया गया है, W1 को ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको कैसे अप्रोच करते हैं देखते हैं, ठीक है। हमें W1 नॉर्म फाइंड करना है। W1 नॉर्म क्या होता है, W1 नॉर्म क्या होता है कि जो भी है वो R4 में है, सच दैट V कोमा W1 इक्वल टू 0 फॉर ऑल W1 इन कैपिटल W1, ठीक है। बट W1 को एक ही वेक्टर से स्पैन कर रहा है, और भी R4 में है, उसको हम लोग एक्स वाई जेड W फॉर्म में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो W1 नॉर्म क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा V इन R4 सच दैट x माइनस W इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनर प्रोडक्ट है बस, इनर प्रोडक्ट मीन स्केलर प्रोडक्ट, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। नाउ देखते हैं W2 नॉर्म क्या होगा, सेम वे में W2 नॉर्म अर्थ, उसको अर्थ बोलते हैं एक्चुअली, उसका डेफिनेशन ही ये है कि जो स्पेस के ऊपर दिया है उससे जो उस दैट वेक्टर्स को हम लोग लेंगे जिनके साथ W1 का कोई भी एक वेक्टर ले लो, उसका इनर प्रोडक्ट 0 हो जाए, उसको ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो W2 नॉर्म सेम वे में क्या लिख सकते हैं, इसको भी मैं V इन R4 में ले लेता हूँ, सच दैट क्या है V के साथ W2 का एनी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, एक ही वेक्टर बच रहा है हमारा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, मतलब वो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है डॉट प्रोडक्ट x प्लस वाई माइनस W इक्वल टू 0। देखो हमारे पास W1 नॉर्म तो ये आ गया और W2 नॉर्म आ गया। नाउ सीधे सीधे पूछा गया है W1 नॉर्म इंटरसेक्शन W2 नॉर्म का क्या बोला गया, डायमेंशन पूछा गया है, उसका बेसिस एक बेसिस फाइंड कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ वेक्टर जितना मिलेगा बेसिस में उसको हम लोग डायमेंशन बोल देंगे, क्लियर है ना। तो मैं मान लेता हूँ V इसके अंदर है, तो इसका मतलब V W1 नॉर्म के अंदर भी है एंड V W2 नॉर्म के अंदर भी है, राइट। तो इसका मतलब क्या है x माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0 भी होल्ड होगा और 2x प्लस वाई माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0 होल्ड होगा ना। तो देन डायमेंशन ऑफ W1 नॉर्म इंटरसेक्शन, देखो हम मैं तो बेसिस फाइंड ही कर सकता हूँ, नंबर ऑफ बेसिस कितना मिलेगा उनमें से पता चल जाएगा। तो ये R4 का वेक्टर है और दो रिलेशन दिया गया है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ ये क्या होता है, डायमेंशन ऑफ R4 माइनस नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट
रेस्ट्रिक्शंस होता है ना, मैं पहले भी जो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ उधर भी बोल चुका हूँ, क्यों आते हैं कैसे आते हैं वो तो डिस्क्राइब है। अब बेसिस फाइंड कर लीजिए, देखिए आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास इतना बेसिक है ही, आपको ज्यादा बोरिंग करने का मेरा कोई जरूरत नहीं है। देखो डायमेंशन ऑफ R4 इक्वल टू 4 माइनस नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन दिस वन एंड दिस वन, दिस दो आर बोथ आर एक दूसरे के साथ लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ये तो आपके पास क्लियर है ना। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन ही पता है कि एक दूसरे का स्केलर मतलब मल्टीपल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ना, बस क्लियर है, बस बोल रहा हूँ। तो ये आ गया आपका सीधा सीधा, इसका आंसर था 2। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बट एग्जाम हॉल में आपके पास ये W1 का ऑर्थ का मतलब ऑर्थ का मीनिंग क्या है, जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, फिर भी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो देन ही ये क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये भी है नॉर्मल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली लिखते हैं, नॉर्मल मैट्रिक्स बोला गया है तो ए स्टार इक्वल टू आई होगा, क्या आई होगा, नहीं इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकते, यूनिटरी होगा तो देन आई बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं, बस ये नॉर्मल बोला गया है, ठीक है ना। नाउ देन पूछा गया है, दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, देन कुछ ऑप्शन है कि बोथ आर ट्रू बोथ आर फॉल्स, वन ट्रू वन फॉल्स, आपको चेक करना है, तो एक एक करके चेक करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल देन ए इज हार्मिशियन। देखो आपके पास एक कॉन्सेप्ट पहले ही आ जाएगा, नॉर्मल मैट्रिक्स बोला गया है ना, नॉर्मल मैट्रिक्स ये बोला गया है ना, इसका मतलब आप सीधे सीधे लिखोगे ए इज यूनिटरीली डायगोनलाइजेबल, यूनिटरीली डायगोनलाइजेबल, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा कि दे आर एग्जिस्ट यूनिटरी मैट्रिक्स कौन है, सपोज पी है, पी सच दैट पी स्टार ए पी इक्वल टू डी, ठीक है, और यूनिटरी मैट्रिक्स ये है तो क्या है, पी स्टार इक्वल टू पी स्टार पी इक्वल टू आइडेंटिटी, क्लियर है। यूनिटरी मैट्रिक्स होता है तो ये इक्वल हो जाता है, स्टार का मतलब समझ में आ रहा है ना, पी स्टार का मीन्स बोल रहा हूं पी बार का ट्रांसपोज, ठीक है, और पी ट्रांसपोज का बार लोगे तो सेम ही सेम हो जाते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब लिख दिया हूं। नाउ देखो क्या बोला गया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए को लिख सकते हैं ना कि पी डी पी स्टार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ए स्टार फाइंड करते हैं, क्यों फाइंड करना हूं, देखो इसको हार्मिशियन शो करना है तो देखते हैं कि ए स्टार इक्वल टू ए हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा तो हार्मिशियन बोल देंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो ये क्या होगा, पी स्टार का पी डी स्टार पी स्टार, ठीक है, पी स्टार का पी क्या होता है, सीधे पी आ जाएगा, और ये डी पी स्टार, देखो इसको क्यों डी लिख दिया हूं, यही तो बात है, यहाँ पे बोला गया है ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, ए का आइगन वैल्यू रियल है तो डी का ट्रांसपोज लोगे, उसका कॉन्जुगेट लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो डी स्टार इक्वल टू डी हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, ए आ गया सीधा सीधा, तो हमारे पास क्या हो गया, ए स्टार इक्वल टू। देखो आपका आपका बेसिक से ही क्वेश्चन बन रहा है, बट आपको मतलब प्रोसीड करना मतलब पहले से ही प्रोसीड कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, इसीलिए लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको आपको प्रोसीड करना ही नहीं आता है, मतलब कैसे प्रोसीड करें उसको, तो प्रॉपर तरीके से आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे तो आपको डर लग जाएगा ये क्या है, बट एकदम बेसिक चीज है ना, राइट। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, नॉर्मल मैट्रिक्स था, तो सीधा सीधा वो लिख दिया ए स्टार इक्वल टू ए स्टार है, देन बोला गया है ये यूनिटरी डायगोनलाइजेबल है, होता है ऑब्वियसली क्योंकि ये नॉर्मल मैट्रिक्स है, तो देन देयर एग्जिस्ट यूनिटरी मैट्रिक्स मिल जाएगा सच दैट वो डायगोनल हो जाएगा, और देन थोड़ा बहुत कॉन्जुगेट दे के मतलब उनका हार्मिशियन चेक करने के लिए क्या चेक करना होता है उसको बस कैलकुलेट करना है, 2-3 मिनट का काम है, तो दो पार्टी बन जाएगा, ये तो बस 1 मिनट का था। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला क्या बोला गया है, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर हैव एब्सोल्यूट वैल्यू, सपोज लैम्डा, अच्छा लैम्डा आई मान लेते हैं आइगन वैल्यू, आई वेरी करेंगे कुछ भी, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 बोल दिया गया, ठीक है ना। देन शो करना है ए यूनिटरी, तो हमें क्या शो करना है, ए स्टार इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू आई शो करना है, राइट, समझ में आ रहा है। तो हम लोग देखो एक पार्ट शो करते हैं, ए स्टार के साथ ए स्टार के साथ मैं कोई भी एक वेक्टर को लिया हूं जो ए में मतलब है, ठीक है ना। तो देखो ये जो स्पेस है, इधर एक ऑर्थो ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है ना, ये एक मिल जाएगा ना कि नहीं, देखो ये नॉर्मल मैट्रिक्स है तो मिल जाएगा ना। तो हम लोग ये जो पी है, पी को ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई ई आई ऐसे लिख सकते हैं, तो पी एक वेक्टर है, तो इनका जो वेक्टर्स है वो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना, ये तो बेसिस, ये तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, तो ये स्पेस का बेसिस है तो पी उसी स्पेस में है तो उसका वेक्टर का कॉम्बिनेशन में लिख सकते कि नहीं, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, ए स्टार, ठीक है, ए स्टार इसको लगा देंगे, तो इसको थोड़ा बहुत प्रोसीड करते हैं तो देन दिख जाएगा
ए आई ए स्टार ई आई ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मैं बोला हूं कि लैम्डा आई आइगन वैल्यू है, तो ई आई इक्वल टू लैम्डा आई ई आई, समझ में आ रहा है? तो ए स्टार ई आई क्या हो जाएगा, ए स्टार ई आई क्या हो जाएगा, लैम्डा आई बार ई आई हो जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग कॉम्प्लेक्स लेके काम कर रहा है, एमएनसी के ऊपर है, ठीक है, तो उसका बार लेंगे, ठीक है। नाउ इसको क्या करेंगे, देखो ए समेशन ए आई ए स्टार क्या हो जाता है, लैम्डा आई बार, आई कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, 1 से एन तक, ठीक है ना, तो ई आई, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए आई लैम्डा आई बार ए ई आई लिख सकते हैं, और इसको फिर से हम लोग लैम्डा ई आई से रिप्लेस कर देंगे, और लैम्डा आई बार लैम्डा क्या होता है, इनको हम लोग लैम्डा मॉड स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो लैम्डा आई का मॉड्यूलस वैल्यू 1 बोला गया है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, तो इसको 1 कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ए आई ई आई आ जाएगा। और ए आई ई आई को मैं क्या बोला था पहले, पी पी मान लिया था ना, पी को इसको कॉम्बिनेशन में लिखा था, तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्टार इक्वल टू, आपके पास आइडेंटिटी आ गया। सिमिलरली ए स्टार ए करोगे तो ओ भी आ जाएगा, इसका मतलब ए यूनिटरी बन गया, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है, तो बोथ आर ट्रू, आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट एक्चुअली एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन मिस्टेक तो होता रहता है। अच्छा, टी बी इक्वल टू, मैं ऐसे लिख लेता हूँ 0220, अच्छा इसको मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, बी को ले लिया हूँ आर्बिटरीली, तो ये क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2w हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, ये आ गया। इसको हम लोग बेसिस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मतलब M2C में है, M2C में है, इसका बेसिस क्या होता है, स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर रहा हूँ, वो क्या होता है बताओ, मतलब क्या है, ये होता है, और 0100, यही बेसिस बन जाते हैं ना, 0001, ये तो बेसिस है। इसका कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो सीधे सीधे टी क्या आ जाएगा, एक्चुअली फर्स्ट के लिए क्या होगा ना, थर्ड कंपोनेंट जीरो होगा, सॉरी वो नॉन जीरो होगा, मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है ना। वाई के लिए क्या होगा 0002 हो जाएगा। अच्छा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, देन क्या होगा ना, ये हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू मतलब सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बन जाएगा ना, आपको देखते ही पता चल जाएगा, इतना बेसिक तो पता ही आपका, ये गेट लेवल का प्रिपरेशन है, ये तो पता है। तो टी बन गया। नाउ बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना क्या है, आसान है ना। टी का कॉरेस्पॉन्डिंग टी माइनस लैम्डा आई करोगे तो आ जाएगा, तो क्या होगा लैम्डा 0 माइनस लैम्डा 0 2 माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आप खुद से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा T4 माइनस 8 लैम्डा 4 माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16। देखो यहाँ पे बहुत सारा जीरोज है, तो कोई एक रो के रेस्पेक्ट में थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर दोगे तो ये आ जाएगा। मैं बेसिक कैलकुलेशन नहीं शो कर रहा हूँ, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। बट अप्रोच क्या है पता है ना, तो टी को ऐसे देख कर लिया हूँ, स्टैंडर्ड में बेसिस क्या होता है M2C का, हमको वो पता होना चाहिए, उस स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, और स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला है, आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना, सीधा सीधा।